नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे महासागर की लवणता के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो बिना किसी देरी के हेडिंग डालिए ब्रह्मांड। अगर ब्रह्मांड की बात किया जाए, क्या होते हैं, किन्हें ब्रह्मांड कहा जाता है, तो अगर इनकी परिभाषा की बात किया जाए तो ऐसे समझ लीजिए, आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष, आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष का समग्र रूप ब्रह्मांड कहलाता है। तो इनकी परिभाषा को सबसे पहले नोट कर लीजिए। आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष के समग्र रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए कि आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष के समग्र रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल बनता होगा कि आकाशीय पिंड क्या है। तो समझ लीजिए, आकाशीय पिंड वह होते हैं जो आकाश में, आसमान में स्थित सभी प्राकृतिक पिंड आकाशीय पिंड कहलाते हैं। ये डजंट मैटर कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। बस इतना याद रखिए कि आसमान में स्थित सभी प्राकृतिक पिंड आकाशीय पिंड कहलाते हैं। तो यहां पर नोट कर लीजिए, आसमान में स्थित सभी प्राकृतिक पिंड आकाशीय पिंड कहलाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ब्रह्मांड की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष के समग्र रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल बनता होगा कि आकाशीय पिंड क्या होते हैं। तो अगर आकाशीय पिंड की परिभाषा की बात किया जाए कि किन्हें कहते हैं, तो बस इतना याद रखिए कि आसमान में स्थित सभी प्राकृतिक पिंड आकाशीय पिंड कहलाते हैं। ये डजंट मैटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बस इतना याद रखिए कि आसमान में स्थित जितने भी प्राकृतिक पिंड हैं वो सभी आकाशीय पिंड कहलाते हैं। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो आकाशीय पिंड होते हैं वो आसमान में सभी प्राकृतिक पिंड। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ग्रह हो गए, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, तारे, ये सब आकाशीय पिंड ही होते हैं। तो इनको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को फिगर बनाकर फिर समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं और आकाशीय पिंड किसे कहते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। बहुत ध्यान से समझिए। फिगर से समझिए, यहां ये पूरा ब्रह्मांड है। ये सूर्य, ये सूर्य है, ये सब सूर्य के परिवार। इसे
ब्रह्मांड। और ये सब छोटे छोटे तारे हैं। ये सब छोटे छोटे सब तारे हैं। तारों के ऐसे समूह को, ऐसे तारों के समूह होते हैं। तो ये जो सूर्य के परिवार होते हैं इनको सौरमंडल कहा जाता है, इनको सौरमंडल। और ये जो तारों के समूह होते हैं इन्हें आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये सूर्य, ये ग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, ये सब। तो जो सूर्य के मतलब परिवार होते हैं उन्हें सौरमंडल कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। और जो तारों का समूह होता है उन्हें आकाशगंगा कहा जाता है। तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या कहा, कैसे बताया, कैसे इसका संक्षिप्त वर्णन हुआ, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप समझ लीजिए 140 एडी में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था टॉलमी, उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो भूकेंद्रीय अवधारणा में है। तो भूकेंद्रीय अवधारणा का मतलब होता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो यहां लिख लीजिए 140 एडी में टॉलमी ने बताया, टॉलमी ने कहा कि जो ब्रह्मांड मतलब उन्होंने अवधारणा दिया कि भूकेंद्रीय स्थित है। भूकेंद्रीय स्थित मतलब टॉलमी ने कहा कि भूकेंद्रीय स्थित है, ब्रह्मांड की भूकेंद्रीय स्थित है। भूकेंद्रीय स्थित है। भूकेंद्रीय का मतलब होता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है। इसका मतलब होता है सूर्य जो है, सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह अवधारणा बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टॉलमी ने भूकेंद्रीय स्थित बताया। भूकेंद्रीय स्थित का मतलब होता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत था। अब इसको आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। ईस्वी में एक लोग आए, कॉपरनिकस। 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने कहा कॉपरनिकस ने बताया कि जो सूर्य है, सूर्य केंद्रीय अवधारणा है। केंद्रीय अवधारणा का मतलब होता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उसने बताया, इसमें नोट कर लीजिए, सूर्य केंद्रीय अवधारणा दिया। इसका मतलब होता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कॉपरनिकस ने कहा कि सूर्य जो है वो केंद्रीय अवधारणा है। तो मतलब केंद्रीय अवधारणा का मतलब होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, जो कि पूरी तरह से ये भी गलत था।
ये भी गलत था। रियलिटी क्या है, तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि रियलिटी है क्या। रियलिटी की अगर बात किया जाए तो सूर्य जो है वो आकाश गंगा के केंद्र के चक्कर लगा रहा है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। पॉइंट करके लिख लीजिए, सूर्य जो है रियलिटी में लिख लीजिए इसे, सूर्य आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। ऐसे समझ लीजिए कि ये आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा का केंद्र, और ये सूर्य, ये आकाश गंगा का केंद्र और ये सूर्य। तो सूर्य जो है वो आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर इस तरह से लगा रहा है। समझने की कोशिश करिए एक बार फिर से। आकाश गंगा जो है, आकाश गंगा के केंद्र का सूर्य जो है वो चक्कर लगा रहा है। और ऐसे समझिए, ये ग्रह और तारे ये सब ऐसे चल रहे हैं। मतलब यहां से एक बात ये समझिए कि ना तो सूर्य ही स्थित है और ना ही आकाशीय गंगा, मतलब सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आकाश गंगा के बारे में कि आकाश गंगा क्या होते हैं फुल डिटेल से। इस क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोग ब्रह्मांड और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या उदाहरणा मिली साइंटिस्टों के द्वारा, ये सब समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।